हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बोर्ड्स में पूछा जाता है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको हर एक टॉपिक, हर एक लाइन इजीली समझ आ जाए और आप बोर्ड्स में जाके अच्छे से लिख पाएँ। बिफोर आई बिगिन मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा छोटा सा। माई नेम इज़ करण एंड आई हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन पॉल साइंस बोर्ड्स एंड 200 आउट ऑफ 200 इन CUET पॉल साइंस में। वन लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक समझते हैं, ठीक है। चैप्टर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट। पहले हमें ये समझना होगा कि नेशन होता क्या है और नेशन स्टेट क्या होता है और स्टेट क्या होता है। तो नेशन बेसिकली मीन्स कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग विद इन अ नेशन, मान लो इंडिया के अंदर जो ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं, हम 150 करोड़ लोग रह रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ, एक दूसरे से बॉन्ड बना पाएँ। ये बॉन्ड बनेगा कैसे कि या तो कॉमन कल्चर हो, कॉमन एथनिसिटी हो, कॉमन रिलीजन हो, कॉमन लैंग्वेज स्पीक करते हैं। मगर अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से चले तो इंडिया नेशन नहीं बनता। मगर इंडिया को एक नेशन दूसरी चीज़ बनाती है, वो है हमारा कॉमन पास्ट। हमारा एक कॉमन पास्ट रहा है जो हिंदुस्तान में एट प्रेजेंट लोग रह रहे हैं, सबके ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया है। तो हमारा एक कॉमन पास्ट है और एक हमारा कॉमन परसेप्शन ऑफ फ्यूचर है कि हमें इंडिया को फ्यूचर में ले जाके डेवलप कराना है। हम भारतवासी हैं, हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाके वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट नेशन बनाना है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री बनाना है। ये चीज़ हमें नेशन बनाता है क्या कि वी हैव अ कॉमन पास्ट एंड अ कॉमन परसेप्शन ऑफ फ्यूचर। इस चीज़ की वजह से हम नेशन है, ना कि कॉमन कल्चर, एथनिसिटी, लैंग्वेज। इस चीज़ ये यूरोसेंट्रिक कंसेप्शन है नेशन का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट। अब चैलेंजेस क्या हैं वो देखते हैं। एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। 14-15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ये चीज़ समझाने की नहीं है, ये हर एक के दिमाग में है, मगर ये चीज़ याद रखना। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। अब देश आज़ाद हुआ है तो जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्पेशल सेशन दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रात को ही। उस सेशन का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये चीज़ अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो या फिर अपनी नोटबुक में लिख लो। इस पे क्वेश्चन आया था हमारे CUET के टाइम पे और इसमें बोर्ड्स में भी MCQ आ सकता है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। ये सेशन किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया था? 15 अगस्त 1947 को। कहाँ दिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे रात में, ठीक है। अब ट्रस्ट विद डेस्टिनी का मतलब समझते हैं। ट्रस्ट होता है कि किसी चीज़ के लिए सीक्रेट पैक्ट करना। विद डेस्टिनी मतलब जो चीज़ होने वाली है। इसको सिंपल वे में समझते हैं कि जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज था तो 1930 में या फिर 1920s 30s में हमने ये एक सीक्रेट पैक्ट बना लिया था अपने अंदर कि हमें ब्रिटिशर्स को भगाना है। मगर ये चीज़ आउट नहीं की थी, ये चीज़ हम हिंदुस्तानियों के बीच में थी कि हम ब्रिटिशर्स को भगाएंगे और अपने देश में आज़ादी लाएंगे। तो ये स्पीच देने का मतलब ये था कि जो हमने उस टाइम पे सीक्रेट अपने बीच में पैक्ट बनाया था कि हमारी डेस्टिनी ऐसे होगा, हमारा फ्यूचर ऐसे होगा, वो समय आ गया है, वो चीज़ हमने फुलफिल कर ली है। अब ये देश हमारा है, हम इस देश को आगे ले जाके और डेवलप करेंगे और इसे अपने वे में रूल करेंगे। ये आपका और हमारा देश है, ना कि किसी फॉरेनर का, ठीक है। ये स्पीच का ये मतलब था। ट्रस्ट विद डेस्टिनी मतलब सीक्रेट पैक्ट जो हमने पास्ट में बनाया था वो आज हमने फुलफिल कर लिया है। ये चीज़ क्लियर है। 14-15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उनकी स्पीच थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी। आगे चलते हैं। दिस वॉज द मोमेंट इंडियंस हैज बीन वेटिंग फॉर। इस चीज़ का हिंदुस्तानी बहुत समय से वेट कर रहे थे। क्यों वेट कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिश के रूल में ना तो प्रजा खुश थी, ना राजा खुश थे, कोई भी खुश नहीं था। क्योंकि उनका रूल बहुत डिक्टेटोरियल था। वो हर किसी को अरेस्ट कर लेते थे, प्रिंसेस की जो रूल था उनको हड़प लेते थे, हर किसी को दबा के रखते थे। तो जैसे हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो हर कोई खुश था।
राजा खुश था कि उसकी प्रॉपर्टी अब नहीं खींची जाएगी, उसका रूल उससे नहीं लिया जाएगा। प्रजा, जो पीजेंट्स, आर्टिशंस, ये खुश थे कि उनके ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी कि आप ये बनाओ, ये ना बनाओ, या फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। डेमोक्रेसी आएगी, जो प्रजा चाहती है वो इलेक्ट होगा, ना कि मोनार्की रहेगी। इसलिए हर एक हिंदुस्तानी उस मूवमेंट पे खुश था। You have read in your history textbooks that there were many voices in our national movement, but there were two goals almost everyone agreed upon. ये कहना चाह रहा है कि जब हिंदुस्तान एक इकट्ठा हुआ, एकजुट हुआ ब्रिटिशर्स को भेजने के लिए कि हमारे देश से निकलो, मगर हर किसी की ना अलग अलग ख्वाहिश थी कि हमें इसलिए आज़ादी चाहिए। अब जो गरीब इंसान है उसलिए इसलिए आज़ादी चाहिए कि डेमोक्रेसी आएगी, वो अपने हिसाब से चीज़ें बनाएगा, उसके ऊपर किसी का रूल नहीं होगा, मतलब रूल होगा, जो प्राइम मिनिस्टर है उसका रूल होगा, मगर वो रूल डिक्टेटोरियल नहीं होगा, उसको दबा के नहीं रखा जाएगा, उसको अपनी चीज़, अपनी आवाज़ आगे रखने का मौका मिलेगा। तो वो इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा था। जो महिलाएं थी वो इसलिए पार्टिसिपेट करी थी कि उन्हें फ्रीडम चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। और क्या कहते हैं, ये प्रिंस इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे थे कि अगर उनका कोई हायर नहीं होगा, कोई उनका बेटा नहीं होगा, तो उनकी प्रॉपर्टी खींच ली जाती थी, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, उनके वहाँ पे अपनी आर्मी रखी जाती थी और उनका रूल सेफ नहीं था। तो हर किसी का एक अलग अलग रीज़न था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का, मगर दो चीज़ों पे हर किसी ने एग्री किया कि हाँ, हिंदुस्तान जब आज़ाद होगा ये दो चीज़ें तो हम करेंगे। तो टू गोल्स याद रखना, टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। क्या क्या थे? पहला कि हमें कंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू चलानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कंट्री को डेमोक्रेसी के थ्रू चलानी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझते हो? गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ये गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही नहीं है। ये जब हम ऑनर्स, बी ऑनर्स में पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी इज बेसिकली रूल बाय द पीपल। आप सब 150 करोड़ लोगों का रूल, मगर 150 करोड़ लोग रूल नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी के अलग अलग ख्वाहिश होगी। तो जब रूल बाय द पीपल, वो 150 करोड़ लोग मिलके किसी एक को इलेक्ट करता है जो हमारा प्रधानमंत्री बनता है। वो 150 करोड़ लोग अपनी पावर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कि चलो आप 5 साल के लिए हम 150 करोड़ लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग करो और जो आपका डिसीजन होगा वो हम मानेंगे। ये होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, इधर दे रूल देमसेल्फ और थ्रू एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हम क्या करते हैं? वी रूल आर सेल्फ थ्रू एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपीज, चीफ मिनिस्टर। इसके थ्रू हम अपना रूल एक्सरसाइज करते हैं, मगर ये पावर हमारे पास वापस आ जाती है हर 5-6 साल के बाद, ताकि एट दी एंड जो हमारी गवर्नमेंट है उसको रियलाइज़ हो कि हमें प्रजा को खुश रखना है, प्रजा के लिए काम करना है, ताकि प्रजा हमें दोबारा इलेक्ट करके भेजे। तो इसलिए हमने डेमोक्रेसी अपनाई। पहले क्या था? मोनार्की। जो राजा चाहता था वही होता था, प्रजा का क्या लेना देना, उसको कोई मतलब नहीं। प्रजा मरती है मर जाए, मुझे मेरा रूल और पावरफुल करना है। ब्रिटिशर्स का यही मतलब था कि हमें हिंदुस्तान से रिसोर्सेज बाहर ले जानी है, हिंदुस्तान को जितना लूट सकते हैं लूट लो, हमें प्रजा से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे रास्ते में आएगा हम उसको मार डालेंगे। इसलिए डेमोक्रेसी बेस्ट है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से रूलर इलेक्ट कर सकते हैं, जो बेस्ट लगता है वो इलेक्ट होता है। अगर वो काम नहीं करता तो उसको हम बदल सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी को सबने एक्सेप्ट किया। क्या था सबसे पहला गोल? कि डेमोक्रेसी लाएंगे। क्यों लाएंगे वो मैंने आपको समझा दिया, ये लिख देना, ठीक है। और सेकंड था कि सरकार, गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल। गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, और पर्टिकुलरली सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। अब ये जो गोल्स है ना, ये हमारे हिस्ट्री से शेप हुआ है कि हमने क्या चीज़ें फेस करी थी, उस चीज़ों की वजह से हमारा गोल शेप हुआ है। ये कह रहा है कि जो सरकार है वो लोगों के लिए काम करेगी, और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो दबे कुचले लोग हैं सोसाइटी में, एससीज, एसटी, वुमेन, दलित, इन सब के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। पहले क्या होता था? गवर्नमेंट काम तो करती थी, मगर किसके लिए? राजाओं के लिए, अपने ब्रिटेन के लिए काम करती थी, अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए काम करती थी। जो गरीब है वो और गरीब होता था, और जो अमीर है, ये रूलिंग क्लास है, ये और अमीर होते थे। इसलिए पहला क्या था? डेमोक्रेसी। हम डिसाइड करेंगे कि रूल कौन करेगा। और दूसरा, सरकार जो होगी वो हर किसी के भले के लिए काम करेगी, ना कि अपने लिए, और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए काम करेगी जो दबे कुचले हैं,
ताकि वो थोड़ा ऊपर उठ सके और सारे मिल के इस देश को आगे बढ़ा सके। अल्टीमेट गोल क्या है? इस देश को आगे बढ़ाना। तो जब तक सब में भेदभाव नहीं होगा, बराबरी नहीं होगी, जब तक कि सब इक्वालिटी है, सब बराबर हैं, तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? अगर वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड रहेंगी तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन तभी कुछ नहीं रहेगी। अगर 50% पॉपुलेशन को हम राइट्स नहीं देंगे, उनके फ्रीडम में हम हेल्प नहीं करेंगे, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा देश आगे चल के डेवलप होगा? ठीक है, ये 2 गोल्स थे। पहला डेमोक्रेसी लाएंगे, दूसरा कि गवर्नमेंट हर किसी के लिए काम करेगी, पर्टिकुलरली गरीबों के लिए, SCs, STs, वुमेन, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए काम करेगी। नाउ दैट द कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट, द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। अब जैसे देश आज़ाद हुआ, अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको रियलाइज हुआ हमें इन 2 गोल्स के ऊपर अब तो काम करना पड़ेगा। दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। इंडिया वॉज बोर्न एज अ नेशन स्टेट इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। अब ये गोल्स जो हमें फुलफिल करने थे, इसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि इंडिया की इंडिपेंडेंस तो आई, हम आज़ाद तो हुए, मगर हमें क्या फेस करना पड़ा था? पार्टीशन। हमें बंटवारा देखना पड़ा। अब हम बंटवारे को सही करें, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको फेस करें, या फिर अपने देश को डेवलप कर सकें। इसलिए जो हमारे जो 2 गोल्स थे, डेमोक्रेसी का और गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द गुड ऑफ एवरीवन का, ये बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। इस पे हम उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाए जितने इफेक्टिवली हमें काम करना चाहिए था। परहैप्स no other country by then was born in a situation more difficult than that of India in 1947. ये जो फेज था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाला, 1945 के बाद वाला फेज था, इसमें कई ज़्यादा देश जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के थे, वो डीकोलोनाइज होना शुरू हो गए थे, वो आज़ाद होना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो ये कॉलोनियल पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स थी, ये तहस नहस हो गई थी, इनकी इकॉनमी रून हो गई थी, ये खुद को नहीं सस्टेन कर पा रहे थे, तो ये कॉलोनीज़ को नहीं मैनेज कर पाए और अल्टीमेटली आज़ाद होना शुरू हुई कंट्रीज़। मगर जिस एनवायरनमेंट में इंडिया आज़ाद हुआ, पार्टीशन, इतने बुरे हालात में कोई और देश नहीं आज़ाद हुआ। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग मास लेवल पे मर्डरर्स हुए, यहाँ पे महिलाओं का रेप किया गया। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जिस हालात में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इससे बुरे हालात में कोई और देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। हमारी आज़ादी किसके साथ आई? बंटवारे के साथ। ब्रिटिशर्स गए, मगर वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींच के चले गए, बॉर्डर्स खींच के चले गए, जिसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। बॉर्डर्स का नाम है हमारे इंडिया और पाकिस्तान का, याद रखना है तो रख लेना, लिखना है तो लिख देना। रेड क्लिफ लाइन, ये जो बॉर्डर है हमारा, ये इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि इन्हें पता था अगर इंडिया और पाकिस्तान अगर एकजुट रहेंगे तो एट दी एंड ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। और ब्रिटेन की तो पहले हालात ख़राब है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसके सैनिक मर गए, वहाँ पे इकोनॉमी रून है, पॉलिटिकल डिसरप्शंस आ रहे हैं, तो वो खुद के ऊपर देखें या फिर अब ऐसा था कि अगर वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब थी और अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ रहते तो वो ब्रिटेन के खिलाफ कोई एक्शन लेते। पहले उनकी इकोनॉमी रून में है, वो एक और एक्शन नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर्स बना देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे सोल गलती सिर्फ ब्रिटिशर्स की भी नहीं है, यहाँ पे गलती मोहम्मद अली जिन्ना की भी है और हमारे कुछ लीडर्स की भी है, जिन्होंने इस चीज़ को इस लेवल पे एस्केलेट होने दिया। मगर यही था कि अगर इनको डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे, तो ये अपने बीच में ही लगे रहेंगे और कोई हमारी तरफ नहीं आएगा। ठीक है, फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। द ईयर 1947 was the year of unprecedented violence and trauma of displacement। अब 1947 की क्या करेक्टरिस्टिक है? आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, पार्टीशन हुआ, आज़ादी के साथ हमें क्या मिला? बंटवारा मिला, वायलेंस हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये सब लिंक्ड है। ब्रिटिशर्स गए मतलब इंडिपेंडेंस मिला, ब्रिटिशर्स गए मगर बंटवारा करके गए, अब बंटवारा हुआ तो वायलेंस होगा। अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू रह रहा है और वो हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है तो उसको रास्ते में मुसलमान पकड़ के मारेंगे, और हिंदुस्तान से कोई मुसलमान पाकिस्तान जा रहा है तो उसे यहाँ के लोग मारेंगे। तो यहाँ पे वायलेंस होना तो तय है। यहाँ पे मास लेवल पे मर्डर किया, जेनोसाइड तो नहीं बोलेंगे, मगर मास लेवल पे यहाँ पे वायलेंस हुआ तो लोग डिस्प्लेस होंगे।
जो लोग वहाँ पे खतरे में हैं तो वो वहाँ थोड़ी रहेंगे। अब मैं मान लो किसी ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे दूसरा रिलीजन मेजोरिटी में है, तो तय है कि वो किसी दिन आएंगे और मुझे मार डालेंगे। तो लोग अपना घर छोड़ छोड़ के वहाँ एरिया में गए जहाँ पे उनके रिलीजन के लोग मेजोरिटी में थे। क्या हुआ 1947 में? इंडिपेंडेंस मिली, पार्टीशन हुआ, वायलेंस हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये सब लिंक्ड है, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1947 करेक्टरिस्टिक्स लिखना, इंडिपेंडेंस एरो वायलेंस, नहीं, इंडिपेंडेंस एरो पार्टीशन एरो वायलेंस एरो डिस्प्लेसमेंट। ये साइकिल रिपीट हो रही थी एट द एंड, ठीक है। Was in this situation that independent India started on its journey to achieve several objectives. इन सब करेक्टरिस्टिक्स के बाद, इन सब सर्कमस्टांसिस के बाद, वायलेंस के बाद, डिस्प्लेसमेंट के बाद, पार्टीशन के बाद, अब इंडिया को रियलाइज करने थे इसके गोल्स। क्या थे वो गोल्स? दो गोल तो अभी हम ऊपर देख के आए, क्या कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे, और दूसरा गोल क्या था कि गवर्नमेंट रूल करेगी मगर हम सबके भले के लिए, पर्टिकुलरली द डिसएडवांटेज्ड एंड डाउन टू डाउन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये गोल अचीव करने थे इन सब सर्कमस्टांसिस के अंडर, ठीक है। तो हमारे देश के जो लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके लिए ये चीज़ इजी नहीं होने वाली थी। दैट्स इट, पहला पेज क्लियर हो गया। ये देखो, ये 15 अगस्त 1947 को फर्स्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रेड फोर्ट पे स्पीच दे रहे थे, और ये लोग इकट्ठा हो रखे। ये जामा मस्जिद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है उस टाइम का। एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल। कब ब्रिटिश का रूल कब स्टार्ट हुआ था? 1957 बैटल ऑफ प्लासी से, और ख़त्म कब हुआ? 1947। 190-200 साल लगभग इनका ऑफिशियली रूल था हिंदुस्तान के ऊपर। 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा, और 90 साल ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली रूल किया। अब 3 चैलेंजेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्पीच, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, 2 गोल्स, सर्कमस्टांसेस, और अब हम पढ़ेंगे 3 चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या थे? ठीक है, 3 चैलेंजेस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस। मोटा मोटा अगर हम सारे चैलेंजेस को 3 ग्रुप में डिवाइड करें तो चैलेंजेस क्या थे? पहला, फर्स्ट था हमारा इमीडिएट चैलेंज। ये इमीडिएट चैलेंज था टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैलेंज था कि ऐसी सोसाइटी बनाना जो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करे मगर यूनिटी बनी रहे। मैं चीज़ समझाता हूँ। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग क्यों हुआ? क्योंकि 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से जो मुस्लिम लीग ने दी थी, ब्रिटिशर्स अलग है, मुस्लिम्स अलग है और हिंदू अलग है। तो मुस्लिम को एक अलग देश चाहिए जो होगा पाकिस्तान, और हिंदुओं के लिए एक अलग देश होगा जो होगा हिंदुस्तान। मगर इंडिपेंडेंट इंडिया में सिर्फ हिंदू नहीं थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग थे। मगर अगर ऐसे डिवाइड होने लगे तो एक फियर था कि अगर सिख ने अलग देश मांग लिया, अगर मुस्लिम्स जो बचे हुए माइनॉरिटी है उन्होंने एक और अलग देश बना लिया, साउथ इंडिया में जो लोग हैं, जो लैंग्वेज जिनका हमसे डाइवर्स है, मेजॉरिटी लैंग्वेज से अलग है, अगर अलग देश मांग लिया तो ऐसे तो हिंदुस्तान और टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यही पाकिस्तान की साजिश थी कि हिंदुस्तान को और टुकड़ों में बांटना है। तो ये चीज़ हमने पहले दिन से रियलाइज़ कर ली कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, और हम चाह के भी एक यूनाइटेड चीज़ नहीं ला सकते। यूनाइटेड क्या? एक कॉमन लैंग्वेज तो मैं ला नहीं सकता, हिंदी सब पे इम्पोज कर नहीं सकता। अगर हिंदी मैंने इम्पोज कर दी तो जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो अलग हो जाएंगे। अगर मैंने कॉमन रिलीजन इम्पोज कर दिया तो जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो अलग हो जाएंगे। तो मैं एक कॉमन चीज़ नहीं इम्पोज कर सकता, और नहीं करनी भी चाहिए। हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर यहाँ पे चैलेंज ये था कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, इंडिया को यूनाइटेड रखना, और ऐसी चीज़ें करना जिससे हिंदुस्तान आगे डिवाइड ना हो। ये हमारा पहला चैलेंज था। फर्स्ट चैलेंज वॉज टू कीप इंडिया यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। हिंदुस्तान को एकजुट रखना है, मगर किसी चीज़ को इम्पोज करके नहीं, सबकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके, सबके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके। ठीक है, ये पहला चैलेंज था। इंडिया वॉज द लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी, समझा दिया मैंने। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स. At that time, it was widely believed that a country full of such kinds of diversity
कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग। उस समय पे जो यूरोपियन नेशंस थे वो अपने आप को नेशन मानते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक छोटे छोटे से तो देश हैं, ये कितने जितने हमारी एक स्टेट है उतने देश हैं, तो ये एक कॉमन चीज़ पे बने हुए हैं। अगर मान लो एग्जांपल ही छोड़ दो, अगर कोई एक नेशन इतना छोटा सा है तो उसमें कॉमन एक होना चीज़ जाहिर सी बात है। ठीक है, अब ब्रिटेन के अंदर एक कॉमन लैंग्वेज है, सब इंग्लिश बोलते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि छोटा सा देश है। मगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक कॉन्टिनेंटल साइज का देश है हमारा हिंदुस्तान, यहाँ पे कॉमन चीज़ होना जाहिर ही नहीं है। यहाँ पे कोई एक कॉमन चीज़ है भी नहीं और हम इम्पोज भी नहीं कर सकते। तो ये यूरोप के नेशन सोचते थे, यहाँ के थिंकर्स, ऑथर्स, क्रिटिक्स सोचते थे कि इंडिया के अंदर तो बहुत डाइवर्सिटी है, इंडिया का तो आज नहीं तो कल बंटवारा होके रहेगा। उनका ये परसेप्शन था। ये परसेप्शन क्यों था? क्योंकि वहाँ पे कॉमन चीज़ें थी, हमारे यहाँ पे नहीं थी। तो उनको लगता था कॉमन चीज़ें नहीं होंगी तो देश बढ़ता रहेगा, जब तक हर एक छोटा छोटा देश के अंदर कुछ कॉमन हो। समझ गए? तो ये पहला चैलेंज था। और जो पार्टीशन हुआ था यही चीज़ की वजह से हुआ था कि मुस्लिम और हिंदू अलग अलग हैं तो पार्टीशन कर दो। ये चीज़ यूरोप की जो एंटिसिपेशन थी उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा था। तो हमें ये था कि इस बेसिस पे और डिवीजन और पार्टीशन ना हो। ठीक है, देयर वर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन उठते थे हिंदुस्तान के फ्यूचर पे, क्या तुम एकजुट रह पाओगे? क्या तुम फर्दर डिवीजन से बच पाओगे? क्या इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री रह पाएगा? ठीक है, और अगर हम यूनाइट कर पाएंगे तो क्या हम यूनाइट इसलिए करेंगे क्योंकि हम कॉमन चीज़ें इंपोज कर रहे हैं? क्या मैं हिंदी जिसको नहीं आती हिंदी इंपोज करके किसी चीज़ को कॉमन बना रहा हूँ? क्या ऐसे करके तुम यूनाइटेड रहोगे, या फिर तुम वैसे यूनाइटेड रह पाओगे, या फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे? क्लियर? वॉज इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज? बेसिक यही है। ठीक है, पहला चैलेंज हमारा ये था। अब महात्मा गांधी जी का कुछ कोट है, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन, बट एट द मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशनड, टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मॉर्निंग। ये कहना चाह रहे हैं कि कल एक बहुत अच्छा दिन है, कल हम ब्रिटिश के रूल से आज़ाद हो रहे हैं, मगर कल हमारे देश का बंटवारा भी हो रहा है। तो कल बेसिकली एक दिन खुश होने का भी, एक नाराज़ होने का भी है। क्यों? क्योंकि खुश इसलिए होना है कि हम ब्रिटिश के रूल से आज़ाद हो गए, और नाराज़ इसलिए होना है कि हमारे देश के बंटवारे होने वाले। कब बोला था इन्होंने? 14 अगस्त 1947 कोलकाता में बोला था। सेकंड चैलेंज क्या था? वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अभी हम दो गोल देख के आए हैं फर्स्ट पेज पे, याद है? पहला टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, ये सबने एक्सेप्ट किया था, मगर अब चैलेंज ही डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने में आ गया। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स, ये वो ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दीज फीचर्स इंश्योर दैट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वुड टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. ठीक है, चैलेंज ये था। जो ऊपर की 4-5 लाइन है उसमें डेमोक्रेसी के फायदे बताएं। कि डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को अधिकार मिलता है, डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी होती है, डेमोक्रेसी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, डेमोक्रेसी के अंदर डिक्टेटोरियल रूल नहीं आ सकता, यहाँ पे चेंज इन पर्सनैलिटी नहीं होता कि इलेक्ट होने के बाद हम चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे हर किसी के अधिकार नहीं दबाए जाते। ये डेमोक्रेसी के फायदे हैं। मगर अब चैलेंज क्या आया? चैलेंज ये आया कि अभी हम ब्रिटिश के रूल, डिक्टेटोरियल रूल से डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट मारे हैं एकदम। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हो, लोगों के अंदर डेमोक्रेसी से रिलेटेड एथोस डालना, लोगों को बताना कि डेमोक्रेसी कैसे फ़ायदेमंद है, लोगों से वोट करवाना ताकि उनकी सरकार हो, ना कि कुछ चुनिंदा अर्बन एलिट लोगों की सरकार हो। तो ये चैलेंज था कि जो गरीब अनपढ़ लोग हैं उनके बीच में डेमोक्रेसी को वाइडली स्प्रेड करना। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस लाना जिससे डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग हो। एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाना, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना, लेजिस्लेचर को अकोमोडेटिव बनाना, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब फीचर्स डालना, ये सब चैलेंज था हमारा। ठीक है, फर्स्ट चैलेंज क्या था? कि यूनिटी लानी है। सेकंड चैलेंज क्या था? कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है। और क्या क्या चैलेंज आ रहे थे? कि ये जो हमारे पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, इसको इस्टेब्लिश करना और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब फीचर्स डालना। अब थर्ड चैलेंज क्या है?
डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। वो 2 गोल्स यहाँ भी रिपीट हो गए। डेमोक्रेसी वाला सेकंड चैलेंज में आ गया, थर्ड वाला कि डेवलपमेंट, सरकार सबके लिए काम करेगी, वही डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। 2 गोल्स यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं। ओनली जो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है वो है कि इंडिया को इंडिपेंडेंट रखना। ठीक है। थर्ड चैलेंज है कि सरकार जो हमारी डेमोक्रेटिक सरकार होगी वो हर किसी के भले के लिए काम करेगी। 150 करोड़ लोग एट प्रेजेंट उनके लिए काम करेगी, ना कि कुछ एलीट लोगों के लिए। समझ गए कि जो हमारी सरकार होगी वो अमीर को अमीर बनाने पे ध्यान नहीं देगी, वो अमीर से कुछ पैसा लेके गरीबों में बांटेगी ताकि गरीब उठ सके और अमीर थोड़ा नीचे आके उनके लेवल बराबर हो सके, ताकि दोनों मिलके एक साथ डेवलप हो और हमारा देश डेवलप हो सके। Here again the constitution clearly laid down the principles of equality, बराबरी रखी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ द सोशली। अब इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन आया, जो 1947 के बाद 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए, ताकि रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, ताकि जो गरीब है हमारे देश के वो डेवलप हो सके। The Constitution also set out the directive principles of state policy. DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 15-16 आर्टिकल कवर करता है। ये एनफोर्सेबल नहीं है, अगर आपको पता हो, ये एनफोर्सेबल नहीं है, मगर इस सरकार के लिए एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल काम करता है कि आपको इक्वालिटी इंश्योर करना है, आपको ये छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी को इग्नोर करना है, तो फंडामेंटल राइट भी है। तो इसी चीज़ के लिए हमें फंडामेंटल राइट दिए गए, डीपीएसपी दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब फीचर्स डाले गए ताकि सरकार किसी वक्त भी हमारे देश में डिक्टेटोरियल नहीं बने और डेमोक्रेसी रहे और सरकार हर किसी के फ़ायदे में काम करे। अब असली चैलेंज वॉज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अब जो असली रियल चैलेंज था, अब सब कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, अब हमने सब फ्रेमवर्क बना दिया। अब ऐसी पॉलिसीज लानी है जिससे ये चीज़ इफेक्टिव हो सके, जिससे ये चीज़ एट रियलिटी में ये चीज़ इफेक्ट में हम ला सके। ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट को लानी थी। और गवर्नमेंट क्यों लाएगी? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन है। ये सब भी एक सर्कल है। How did independent India respond to these challenges? To what extent did India succeed in achieving the various objectives set out by the Constitution? This entire book is an attempt to solve this problem. In this chapter, we focus on the first challenge of nation building that occupied. इस चैप्टर के अंदर जो ये 2 पैराग्राफ बेसिकली समराइज कर रहे हैं, इन 2 चैप्टर्स के अंदर हम समझेंगे फर्स्ट चैलेंज। दैट वाज, क्या चैलेंज था? कि देश को यूनाइटेड कैसे रखना है मगर डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए। ठीक है। वी शैल सी हाउ इंडिया चूज टू शेप इटसेल्फ इनटू अ नेशन यूनाइटेड बाय, क्या बताया था मैंने, शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी। ये चीज़ याद रखना, कैसे इंडिया एक नेशन बनता है, एक कॉमन लैंग्वेज कल्चर के बेसिस पे नहीं। वी हैव अ कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री एंड अ कॉमन डेस्टिनी। ओके, कि हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, हमें हिंदुस्तान को डेवलप बनाना है। In the next 2 chapters, we shall turn into the challenges of establishing a democracy and achieving. जो आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें हम जानेंगे बाकी के 2 चैलेंजेस। दैट वाज इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी और थर्ड वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन, स्पेशली द डाउन टू डाउन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। I always wanted a time machine so that I can go back and participate in the celebration of 15 August 1947, but this looks different from what I thought. ये कहना चाह रही है कि बेसिकली 1947 को सिर्फ आज़ादी नहीं है, 15 अगस्त 1947 को, इसके आसपास के चैलेंजेस भी हैं। सिर्फ खुशी खुशी नहीं है, कुछ नाराज़गी भी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे है। ये 3 स्टेप क्वेश्चन आएगा कि 1950 में रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक बने थे। रिपब्लिक बने थे मतलब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। आज़ाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। क्या बोलते हैं उसको हम? इंडिपेंडेंस डे। अलग अलग है ये, ठीक है। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्यों? क्योंकि 2.5 साल के बाद, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। तो इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए 3 स्टैम्प इशू किए गए थे। ये चीज़ याद रखना कि रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया गया था? 3 स्टैम्प इशू किए गए थे। कब?
26 जनवरी 1950। CUT में हमारे टाइम पे क्वेश्चन था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने 3 पेज पढ़ लिए, तो 3 पेज को एक बार ऊपर से समराइज कर लेते हैं। पहला क्या थी स्पीच, ट्राई स्पीच डेस्टिनी, जो हमने पहले डिसाइड कर लिया था ब्रिटिशर्स के अंदर सीक्रेटली कि हम देश को आज़ाद करेंगे, वो समय आ गया है, तो अब हमें इस देश को आगे चल के और डेवलप बनाना है। सेकंड, 2 गोल्स हर किसी ने एग्री किया, बेशक डाइवर्सिटी के 2 गोल्स पे सब यूनाइटेड थे। पहला कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, दूसरा कि जो सरकार बननी चाहिए वो हर किसी के फ़ायदे में काम करनी चाहिए। फ्रीडम के साथ साथ कुछ सर्कमस्टांसिस भी हमें जानने चाहिए। इंडिपेंडेंस हुआ, पार्टीशन के साथ वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, सिर्फ अच्छा नहीं बुरा भी था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, 3 चैलेंजेस जो हमने फेस किए। फर्स्ट कि इंडिया को यूनाइटेड कैसे रखना, मगर डाइवर्सिटी को इंश्योर करते हुए, ना कि कोई कॉमन चीज़ इन्फोर्स करके। सेकंड, डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश करें, कैसे डिक्टेटोरियल रूल से हम डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ कैसे ट्रांजिशन करें, ये सेकंड चैलेंज था। कैसे ऐसी पॉलिसीज़, कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में एकोमोडेट करके। थर्ड चैलेंज था कि जो सरकार कैसे डेवलपमेंट और वेलबींग इंश्योर करे सारी सोसाइटी का, रादर देन अ पर्टिकुलर एलीट सेक्शन। अमीर को अमीर बनाने पे सरकार का फोकस नहीं होना चाहिए, गरीब को थोड़ा मिडिल क्लास लेवल पे ले जाने का फोकस होना चाहिए। ये चीज़ कैसे इंश्योर करें, ठीक है, ये रियल चैलेंज था। ये चीज़ अभी हमने डिस्कस करी। और फोर्थ, ये CUT बहुत में आता है, आई गेस 2 बार आ चुका है, हमारी बारी में और एक बारी नेक्स्ट बारी भी आया था, कि 1950 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया गया, 3 स्टैम्प इशू किए गए। ये थे इनॉग्रेशन। अगर आप इसको देखोगे तो एक अच्छी चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। ये देखो, ये क्या है, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और ये प्लो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये एग्रीकल्चर को। और ये सेलिब्रेशन कि कैसे इंडिया आज़ाद हुआ, हम खुश हैं, सॉरी रिपब्लिक हुआ, हम खुश हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्ट करता है ये वाला इकोनॉमिक को, कि हम इकोनॉमिकली अब डेवलप होंगे। सेकंड रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएंगे। थर्ड, हम खुश हैं कि हमारा देश आज रिपब्लिक हुआ है। ये 3 स्टैम्प थे, इनका देखो अलग अलग मतलब बनता है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, आई मे बी रॉन्ग। ओके, तो फैज़ अहमद फैज़, आई गेस वही है ना, हाँ फैज़ अहमद फैज़। ये 2 पेजेस आप पढ़ लेना, ये फैज़ अहमद फैज़ की और अमृता प्रीतम के, टुडे आई कॉल बारिशा। ये अब एक मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन्हीं के ऊपर, कि जो साइड में सेक्शंस होते हैं और ये जो छोटे छोटे बीच में आ जाते हैं हाईलाइटेड, ये मगर अगर इसको एक्सप्लेन करने बैठ गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ये मोहम्मद अली जिन्ना का, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, अब बोर्ड्स में शायद ना आए मगर CUT में आ सकता है। CUT में ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर से क्वेश्चन उठ के आते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक एक बार इतनी हमने पढ़ ली होती है तो मोटे मोटे पॉइंट्स सबको याद रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। We should begin to work in that spirit, and in course of time, all these angularities of the majority and minority communities, the Hindu community, and the Muslim community. Because even as regards Muslim, you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunni, and so on. And among the Hindus, you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, and also Bengalis. Madrasis and so on will vanish. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship. In this state of Pakistan, you may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. ये कहना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में, आप बेशक मुस्लिम हो या आप हिंदू हो, हमारे बीच में रिलीजन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन के अंदर भी आपकी बहुत डाइवर्सिटी है, विद इन रिलीजन भी डाइवर्सिटी है और इंटर रिलीजन भी डाइवर्सिटी है। अब हिंदू के अंदर भी वो डाइवर्सिटी बता रहे कि ये डाइवर्सिटी है और मुस्लिम के अंदर भी ये डाइवर्सिटी है। तो हमारी जो स्टेट होगी, हमारी जो गवर्नमेंट होगी, उसको कोई लेना देना ही है आपके धर्म से। हम आपको धर्म के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं, मोटा मोटी सेकुलरिज्म जो टर्म है उसको डिफाइन करें कि हम पाकिस्तान को सेकुलर बनाना चाहते हैं। 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ये स्पीच दी, प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर। मगर ये चीज़ गलत हो जाती है आगे जाके,
पाकिस्तान आज की डेट में इस्लामिक स्टेट है एज़ फार एज आई नो। तो ये जो सेक्युलर इनका ये स्पीच थी कि हम सेक्युलर रहेंगे, ये बिल्कुल गलत है, फ्रॉड है। और नेहरू जी का भी एक कि वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी हु आर सो लार्ज इन नंबर्स दैट दे कैन नॉट इफ दे वॉन्ट गो एनीवेयर एल्स, दैट इज़ अ बेसिक फैक्ट अबाउट विच देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट। ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो हिंदू बचे हैं मेजॉरिटी में हिंदुस्तान के अंदर, वो मुस्लिम को इतने हेट के प्रति से ना देखें, इतने हेट के नज़रिए से ना देखें। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पार्टीशन होने के बाद भी, मुस्लिम के लिए अलग देश बनाने के बाद भी इतने मुस्लिम हैं हमारे देश में कि अगर वो चाहें तो भी पाकिस्तान नहीं जा सके। और ये एक फैक्ट है, इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। वट एवर द प्रोवोकेशन फ्रॉम द पाकिस्तान एंड वट एवर द इंडिजिनिटीज़ एंड हॉरर्स inflicted on non-Muslims there, we have got to deal with this minority in a civilized manner। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को भाड़ में जाने दो, वो वहाँ पे माइनॉरिटी को, हिंदूज़ को, सिख्स को बेशक मार रहे हो, मगर हम हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। हम अपनी माइनॉरिटीज़ को एक सिविलाइज्ड मैनर में, एक अच्छे तरीके के साथ डील करेंगे। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड द राइट्स ऑफ अ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। वो कह रहे हैं कि हमें इनको, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं मुस्लिम बेसिकली, इनको एक अच्छे तरीके से डील करना होगा जैसे एक डेमोक्रेटिक स्टेट में डील किया जाता है। डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है कि सारे सिटीजन्स बराबर होते हैं, किसी को रिलीजन के बेसिस पे ऊपर या नीचे का दर्जा नहीं दिया जाता। वो कहना चाह रहे हैं कि मोटा मोटी मुस्लिम है या हिंदू है, सब मेरे लिए बराबर है। इफ़ वी फेल टू डू सो वी शैल हैव अ फास्टिंग स्वॉर्ड विच विल इवेंचुअली पॉइजन द होल बॉडी पॉलिटिक एंड प्रोबेबली डिस्ट्रॉयड। वो कह रहे हैं कि अगर आज ये चीज़ नहीं होती, अगर आज हम मुस्लिम्स या माइनॉरिटी के प्रति जुल्म उठाते हैं या फिर उनको मार डालते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी, मुस्लिम ख़त्म हो जाएंगे, मगर ये हमारी बॉडी यानी हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा घाव छोड़ जाएगा जो धीरे धीरे करके पूरे शरीर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉइजन की तरह, जहर की तरह फैल जाएगा, और जिसको प्रोबेबली वो डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब हिंदुस्तान को तहस नहस कर देगा। ये चीज़ कब बोली थी? जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ लिखी थी लेटर टू चीफ मिनिस्टर्स 15 अक्टूबर 1947 को, आज़ादी के 2 महीने बाद। अब जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है वो है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। ये चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।